बच्चों, हम हमारी पुस्तिका का अंतिम अध्याय 9 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शहरी क्षेत्रों में आजीविका। और इसके तहत हमने पूर्व के 2 भाग पढ़े, जिसमें हमने सड़कों पे काम करने वाले लोगों के बारे में जाना कि वह किस तरीके से काम करते हैं और उनको कितनी आमदनी प्राप्त होती है। साथ में हमने बाजार में और बड़ी दुकानों में, शोरूम में और शॉपिंग मॉल में लोग किस तरीके से अपनी दुकानें खोलते हैं और उससे आमदनी प्राप्त करते हैं, उन दोनों की हमने तुलना भी की। तुलना के साथ साथ हमने ये भी देखा कि उन लोगों को कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ हैं जो वो सामना करते हैं। इसके बाद में आज हम ये जो तीसरा भाग पढ़ेंगे बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि शहरों के अंदर लोग फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं और कुछ लोग होते हैं वो दफ्तरों में भी काम करते हैं। तो फैक्ट्रियों में और दफ्तरों में लोग जो काम करते हैं उनके कार्य किस तरीके से किया जाता है, उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनको कितनी आय प्राप्त होती है, इसके बारे में हम इस भाग के तहत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्ट्री में या फिर कारखानों में काम करने वाले लोगों को किस तरीके से काम करना होता है। शहरों में बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियां होती हैं जिनमें बड़ी संख्या में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। कारखानों के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी कि जो भी कुछ वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे मान लो बिस्कुट बनाने का कारखाना है या कपड़े बनाने की मील है या फिर शुगर मील है जिसमें चीनी बनाई जाती है, तो ऐसे जितनी भी हमें वस्तुएं नज़र आ रही हैं जो हमारी दुकानों में मिलती हैं हमें पैकेट के रूप में या वैसे, उन सभी के लिए फैक्ट्री बनी होती है, कारखाने बने होते हैं। और ये सभी कहाँ होते हैं? शहरों में होते हैं, यानी कि शहरों के बाहर होते हैं। इनमें बहुत बड़ी मात्रा में मजदूर लगे होते हैं, इनमें बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं। तो ये कैसे कार्य करते हैं इनको देखते हैं। इन फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, बहुत सारे मजदूर और कर्मचारी कार्य करते हैं। अधिकांश फैक्ट्रियां शहर से बाहर होती हैं। अलग अलग कार्य के लिए फैक्ट्रियों में विभाग बना दिए जाते हैं, जो अलग अलग विभाग अलग अलग कार्य करता है। मान लो बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसके अंदर कपड़ा बनाया जा रहा है, तो कुछ लोग होंगे जो कपड़े का बनाने का काम करेंगे, निर्माण करेंगे, कुछ लोग उसका रंगाई का काम करेंगे, कुछ लोग उनके अंदर डिजाइन बनाएंगे, कुछ लोग हैं जो बाकी सारी सुविधाएं देखेंगे, बिजली आ रही है, पानी मिल रहा है। तो ऐसे अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं इन फैक्ट्रियों में और फिर यहाँ पर कार्य किया जाता है। ठीक है, इसके लिए हम बच्चों ये देखते हैं कि एक उदाहरण लेते हैं जो एक कपड़ा फैक्ट्री का ही है और कपड़ा फैक्ट्री के अंदर निर्मला कार्य करती है और वह किस तरीके से कार्य करती है उसका हम एक बार जिक्र करते हैं कि निर्मला एक कपड़े निर्यात करने वाली कंपनी में दर्जी का काम करती है। निर्यात का मतलब बेचना। जब किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे देशों में या कहीं पर भेजा जाता है उसको निर्यात कहते हैं। तो ऐसे कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी है जिसके अंदर निर्मला एक दर्जी का काम करती है, यानी कपड़े सिलाई का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ से अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। ये ध्यान रखना है, विदेशी लोग होते हैं उनके लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं इस कंपनी के अंदर। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि दिसंबर से अप्रैल तक जो 4-5 महीने होते हैं उसमें ज़्यादा कपड़े बनाए जाते हैं, इसलिए निर्मला पर काम का बोझ होता है, यानी उसे लगातार बहुत सारे कपड़े सिलने होते हैं। अक्सर वह 9 बजे काम शुरू करती है और रात के 10 बजे तक या उससे भी ज़्यादा देर तक वो काम करती रहती है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं मजदूरी का, उन लोगों को कितना अधिक काम करना पड़ रहा है, यानी कि उनके काम का जो समय है वो बहुत ज़्यादा होता है। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक या उससे भी ज़्यादा, तो ये 10 या 12 घंटे तक कार्य कर रहे हैं। ये हमें देखते हुए चलना है। हर हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम की जल्दी होती है, मान लो ऐसा है कि बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, फैक्ट्री को बहुत ज़्यादा कपड़े बनाने हैं, तो ऐसे में निर्मला इतवार को भी काम करती है, यानी छुट्टी वाले दिन भी वह काम करती है, जो संडे के दिन। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 80 रुपये मिलते हैं। आप ये देख सकते हो बच्चों, ये जो काम कर रहे हैं इसका जो समय है वो 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे होता है, लेकिन जो काम के पैसे होते हैं वो 80 रुपये है 8 घंटे के। अगर ये थोड़ा ज़्यादा काम करती है तो इसे अतिरिक्त काम के लिए 40 रुपये और दिए जाते हैं। जून तक काम खत्म हो जाता है तो कंपनी वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं होता है।
क्योंकि जून के अंदर फैक्ट्री के जो कपड़े होते हैं, क्योंकि गर्मियों के कपड़े सिले जाते हैं, जून के बाद में ये कपड़े सिलने का काम रोक दिया जाता है, इसलिए ऐसी फैक्ट्रियों के जो मजदूर होते हैं, जो काम करते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। और निर्मला के साथ में भी ऐसा होता है कि साल के 3-4 महीनों में उसके पास कोई रोजगार नहीं होता, तो इसलिए उसको आमदनी भी प्राप्त नहीं होती। इससे बच्चों हमें क्या पता चलता है कि जितने भी फैक्ट्रियों में काम हो रहा है वह काम किसी विशेष त्योहार के हिसाब से या किसी ऋतु के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, कुछ ही ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं जिसमें वर्ष भर काम चलता है। तो जब ऐसा काम नहीं होता है, उस दौरान उन फैक्ट्रियों में जो भी काम करने वाले लोग होते हैं उनके पास रोजगार की कमी हो जाती है, वो आमदनी नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये एक समस्या होती है। यहाँ पे आप चित्र जो देख रहे हैं बच्चों, वो इस सिलाई मशीन का यानी कि इस जो फैक्ट्री का चित्र है जिसमें निर्मला दर्जी का कार्य कर रही है। अब दूसरी बात लेते हैं, शहरों में फैक्ट्रियों के अलावा जब भी आप कहीं जाओगे तो वहाँ पे आपको एक लेबर चौक नज़र आएगा। लेबर चौक क्या होता है बच्चों? इससे भी लोग आमदनी करते हैं, यानी कि पैसा कमाते हैं। लेबर चौक से कैसे कमाते हैं? लेबर का मतलब होता है मजदूर। अंग्रेजी में अगर हम मजदूर का देखें तो उसे लेबर कहते हैं। तो लेबर चौक एक ऐसी जगह होती है बच्चों जहाँ पे बहुत सारे मजदूर बैठे हुए होते हैं। शहरों में ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर ये लोग बैठे होते हैं। अब मजदूर जो होते हैं इनको दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है। दिहाड़ी मजदूर का मतलब क्या होता है? यानी कि एक दिन का काम खत्म किया और उनका पैसा उनको साथ के साथ दे दिया जाता है। ये जो मजदूर होते हैं इनके पास में ऐसा कोई हुनर नहीं होता कि ये कुछ दूसरा काम कर सके। ठीक है, इनको कुछ मतलब ऐसी कोई चीज़ आती नहीं है, कोई कौशल नहीं है कि मान लो ये कोई अपना धंधा खोल सके, इसलिए ये क्या करते हैं, मजदूरी का या फिर श्रमिक का कार्य कर लेते हैं। तो ये लोग आपस में एक साथ इकट्ठे होकर बैठते हैं। जब भी किसी को ज़रूरत होती है इन मजदूरों की, मान लो कोई मकान बना रहा है और मकान बनाने के लिए किसी को ज़रूरत है, तो वो यहाँ पर लेबर चौक आता है। लेबर चौक से इन मजदूरों में से किसी एक मजदूर को लेके जाता है। ये रेट फिक्स करते हैं। रेट मतलब यानी कि आप हमें कितना पैसा देंगे, नहीं इतने पैसे में हम नहीं जाएंगे, ऐसे रेट फिक्स करके इन लोगों को एक दिन का पैसा जो निश्चित किया जाता है, फिर ये एक दिन के लिए काम करते हैं। तो इन्हें कहा जाता है दिहाड़ी मजदूर। ये कई तरीके के कार्य करते हैं बच्चों, जो भी ज़रूरत के कार्य होते हैं। मान लो सड़क सही करना है, कोई खड्डा खोदना है, या घर की कोई लाइन ख़राब हो गई है, बिजली की लाइन हो गई, या कोई टेलीफोन की लाइन ख़राब हो गई है, या फिर मान लो पानी का पाइप टूट गया है तो उसको खुदाई करनी है, या फिर घर का कोई मकान बनाना है। तो ऐसे जो भी कार्य होते हैं उसके लिए लेबर चौक पे जो भी लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, वो कार्य करते हैं। जो यहाँ पर आप जो देख सकते हो लेबर चौक का आपको एक दृश्य नज़र आ रहा है जहाँ पर ये अपने अपने जो भी सामान हैं जिनसे इनको ज़रूरत होती है उनको लेकर ये बैठे हुए हैं। और इसमें क्या होगा बच्चों, इनको क्या रोज़ आमदनी मिलेगी? क्या रोज़ इनको आय होगी? नहीं होगी। जब भी इनको रोज़गार मिलेगा यानी कि कोई इनको लेने के लिए आएगा तो कभी कभी तो कोई काम मिल जाएगा, कभी कभी इनको काम नहीं मिलेगा। यानी कि इनके साथ में ये समस्या रहती है कि इनको नियमित रूप से कार्य नहीं मिलता। एक महीने में मान लो किसी बार 10 दिन का ही काम मिला, किसी बार 20 दिन का मिल गया, किसी बार मान लो पूरे महीने में 1-2 दिन ही काम आया। तो ऐसे में ये लोग भी नियमित रूप से आय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनको कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं बच्चों कि जो हमने बात की कारखाने की फैक्ट्रियों में मजदूर काम कर रहे हैं, साथ में लेबर चौक पे लोग काम कर रहे हैं, उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि निर्मला की तरह ज़्यादातर जो कारीगर होते हैं वो अनियमित रूप से काम में लगे होते हैं। अनियमित का मतलब किसी माह में काम मिल जाता है, किसी माह में काम नहीं मिलता है, यानी कि नियमितता नहीं होती है। उनको काम तभी मिलता है जब कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलता है या फिर खास मौसम में काम किया जाता है। ठीक है, ये भी इनके सामने एक समस्या होती है। बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। कम वेतन में ज़्यादा काम करवाया जाता है। पहली तो इनके सामने समस्या हो गई अनियमितता की, यानी कि इनका जो काम होता है वो स्थायी नहीं होता, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता। दूसरा इनके सामने समस्या क्या होती है कि वेतन तो मिलता है कम और काम करवाया जाता है ज़्यादा। यानी कि निर्मला जैसे 8 घंटे से 10 घंटे काम कर रही थी लेकिन उसे 80 रुपये ही मिल रहे थे। तो ये भी इनके सामने एक समस्या होती है।
शिकायत करने पर काम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि हमारे देश में मजदूर बहुत बड़ी संख्या में मिल जाते हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है लोगों के पास, तो एक मजदूर को हटाकर उसकी जगह दूसरा मजदूर ले लिया जाता है। इसलिए इन लोगों को ये डर भी रहता है कि शिकायत भी नहीं कर सकते कि भाई हमें पैसा कम मिल रहा है, इसलिए जितना पैसा मिलता है उसी में काम करते रहते हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं होते, ये भी इनके साथ समस्या होती है। कई बार ऐसी कंपनियां होती हैं, ऐसे कारखाने होते हैं जिनमें बहुत जोखिम होती है, कोई बिजली का करंट लगने की समस्या हो सकती है, या कोई बड़ी फैक्ट्री में कुछ ऐसा सामान बन रहा होता है तो उससे भी कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इनके साथ में सुरक्षा की भी समस्या होती है, यानी कि जोखिम वाली जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें मजदूरों के साथ में कई दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। आने जाने में भी इनको सुविधाएं होती हैं, क्योंकि हमने क्या बात की थी कि जितने भी फैक्ट्रियां होती है, कारखाने होते हैं, वो कहाँ होते हैं? शहरों से बाहर। तो ये लोग शहरों के अंदर रहते हैं, तो शहरों से बाहर आने जाने में इनको काफ़ी असुविधाएं उठानी पड़ती है, किराया देना पड़ता है, बसों में लटक के ये लोग जाते हैं और फिर इनको ऐसी और भी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ जाता है ऐसे आने जाने में। तो ये कुछ समस्याएं हैं बच्चों जो कि इन कारखाने और फैक्ट्री के मजदूरों के सामने होती हैं। अब अंत में हम एक गतिविधि करते हैं। उस गतिविधि के तहत हम ये देखेंगे कि ये जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, इनके हम तुलना करते हुए इनका उत्तर देते हैं। आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियां या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं? हमने निर्मला की बात की थी या अन्य फैक्ट्रियों की हम बात करते हैं, तो आपको ऐसा कौन सा कारण नज़र आता है कि फैक्ट्री इनको साल भर नहीं रख सकती है? तो उस कारण के बारे में आपको लिखना है। निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्न के आधार पर विवरण कीजिए। इसको आप तालिका बना लीजिए। तालिका में काम के घंटे देखिए, यानी कि एक काम का घंटा यहाँ पे लिख लीजिए। मान लो काम के घंटे ऐसे लिख लो। निर्मला कितने घंटे काम करती है? 8 से 10 घंटे काम करती है। ऐसे काम करने की जगह, कहाँ पर काम करती है? यहाँ पर आप जगह लिख लो। कहाँ काम करती है वो? कपड़े की फैक्ट्री में, तो आप यहाँ पर कपड़े की फैक्ट्री का जिक्र कर दीजिए। फिर उसको सुविधाएं, क्या क्या सुविधाएं मिली है, उन सुविधाओं के बारे में हमें लिखना है। उसको घंटों के रूप में पैसे मिलते हैं 80 रुपये 8 घंटे के, उससे ज़्यादा काम करती है तो उसे 40 रुपये अतिरिक्त दे दिया जाता है। साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या, अब यहाँ पर आपको तीसरा जो खाना बनाना है उसमें हमें रोजगार की दिन लिखने हैं। तो निर्मला के पास में साल में 8 महीने ही काम रहता है, बाकी 4 महीने उसके पास काम नहीं रहता है। ये तो हमने निर्मला की बात की। ऐसे आप और भी कई जो फैक्ट्रियों के मजदूर हैं जो काम करते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हो। क्या आप यह मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूर की श्रेणी में आती हैं? क्यों आती हैं? एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण कीजिए। शहरों के अंदर महिलाएं होती हैं, वो दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछे का काम, बर्तन साफ करने का, कपड़े धोने का काम करती हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो भी अनियमित रूप की श्रमिक हैं? बिल्कुल, क्योंकि उनको भी कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। तो वो क्या क्या काम करती हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनका एक विवरण आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों ये हमें गतिविधि करनी है। इस गतिविधि के बाद में हम ये देखते हैं कि शहरों में कुछ लोग होते हैं जो दफ्तरों में काम करते हैं, तो वो कैसे काम करते हैं और उनके आय के स्रोत बाकी लोगों से कैसे भिन्न हैं, उनको सुविधाएं कैसे अलग दी जाती हैं। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में या फिर सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित या स्थायी कर्मचारी के रूप में रखा जाता है। ये ध्यान रखना है, अभी तक हमने जो भी लोग पढ़े थे उनको नियमित रोजगार नहीं मिल रहा था। उनको साल में कुछ माह ही उनको काम मिलता था, बाकी महीनों में उनको काम नहीं मिलता था। लेकिन दफ्तरों में जो भी लोग काम करते हैं वो स्थायी कर्मचारी होते हैं, यानी पूरे साल भर उनको काम मिलता है। किसी मौसम के हिसाब से, किसी ऑर्डर के हिसाब से उनका काम नहीं रुकता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं, उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम होता है तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। मान लो फैक्ट्री में कम हो गया काम तो भी उनको बाहर नहीं निकाला जाता है, क्योंकि वो स्थायी कर्मचारी होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनको हर महीने की तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह में किसी तरीके की कटौती नहीं होती, साथ में इनको कई तरीके की सुविधाएं भी दी जाती हैं। अब हम एक उदाहरण देखते हैं बच्चों कि ये उदाहरण है सुधा का।
सुधा भी एक ऐसी ही कंपनी में काम करती है। वह कैसा काम करती है, उस काम के एवज में उसको कितना पैसा मिलता है, उस पैसे के अलावा उसको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। सुधा विपणन प्रबंधन यानी कि मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर क्या होता है बच्चों, पूरे मार्केट के अंदर जो भी वस्तुएं बेची जाती हैं अलग अलग जगहों पे, उनके बारे में निरीक्षण करना कि वस्तुएं बेची कितनी गई, कहाँ पे गई, कितना पैसा आया, उसको कहते हैं मार्केटिंग मैनेजर या फिर विपणन प्रबंधन। जो बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में काम करती है और 50 विक्रेताओं यानी जो सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन किसे कहते हैं, जो बिस्किट को अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बेचते हैं, तो ये जो सुधा है ये 50 सेल्समैनों के ऊपर कार्य करती है, यानी कि उनका निरीक्षण करती है, उनका जो भी काम करने की पद्धति होती है उसको देखती है, जांचती है। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए शहर को 6 भागों में बांट रखा है, क्योंकि सुधा को पूरे शहर के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए उसने पूरे शहर को 6 भागों में बांट लिया। हर दिन के लिए एक भाग के लिए एक दिन निश्चित कर लिया, मान लो सोमवार को इस जगह जाना है, मंगलवार को इधर जाना है, तो ऐसे करके ये पूरे शहर का निरीक्षण कर लेती है। योजनाएं बनाने व अन्य कार्यों की रिपोर्ट बनाने में कई बार इसको देरी तक काम करना पड़ता है, साथ में इसको कई यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। ये सुधा की कार्य पद्धति हो गई। इसके अलावा सुधा स्थायी कर्मचारी है उस कंपनी में, अतः नियमित उसको तनख्वाह मिलती रहती है। ठीक है, कंपनी के द्वारा उसे कुछ फायदे भी दिए जाते हैं, कुछ अलग से उसको सुविधाएं दी जाती हैं। वो क्या होती हैं, सबसे पहले तो उसके बुढ़ापे के लिए बचत। जितने भी दफ्तरों में काम होता है बच्चों, उनमें सब में ये सुविधाएं दी जाती हैं। बुढ़ापे के लिए बचत यानी कि आप जो आज काम कर रहे हो उसमें से कुछ पैसा बचा कर रख लिया जाता है, बचत कर लिया जाता है, और जब हम रिटायर हो जाते हैं यानी कि उस जगह से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तब वो पैसा प्राप्त होता है। तो बुढ़ापे के लिए बचत होती है, यानी कि उनके तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में। भविष्य निधि क्या होती है, सरकार के द्वारा एक ऐसा फंड होता है जिसमें पैसा इकट्ठा होता रहता है, और जब रिटायर होते हैं तब वह पैसा हमें मिल जाता है, उसको कहते हैं भविष्य निधि। सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है, ये एक सुविधा मिलती है। दूसरी है छुट्टियों की सुविधा। छुट्टियों की क्या सुविधा होती है, इतवार की छुट्टी मिलती है, यानी हर संडे की छुट्टी होती है ऐसे दफ्तरों में और ऐसी फैक्ट्रियों में। साथ में राष्ट्रीय त्योहार जितने भी आते हैं, मान लो जो भी 26 जनवरी है, रक्षाबंधन है, दीपावली है, होली है, ईद है, मुहर्रम है, ये जितने भी राष्ट्रीय त्योहार आते हैं इनकी भी छुट्टी मिलती है इनको। साथ में वार्षिक छुट्टियां भी मिलती हैं। वार्षिक छुट्टी का मतलब जैसे मान लो बीमार हो जाते हैं या कुछ और हो जाता है तब भी इनको छुट्टियां मिलती हैं, तो ये सुविधाएं भी मिलती है। आपने देखा दफ्तरों में काम करने वालों को ये सुविधा मिल रही है, बाकी लोगों को भी ये सुविधा मिल रही है क्या, ये आपको बताना है, मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसके अलावा परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा भी मिलती है। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान भी छुट्टी मिलती है। तो इस तरीके से दफ्तरों के अंतर्गत काम किया जाता है। समझ में आ रहा है कि कंपनी में या दफ्तरों में कैसे कार्य किया जाता है, कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। और ये दफ्तर में काम करने वाले लोग या बाकी जो लोग थे जो सड़कों पे काम कर रहे हैं या दुकानों में काम कर रहे हैं, उनके आय में, उनकी सुविधाओं में क्या क्या अंतर है, ये आपको तुलना करनी है। अब हम ये देख लेते हैं बच्चों कि शहरों में एक और ऐसी जगह होती है जो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे रोजगार मिल रहा है, जिसको कहते हैं कॉल सेंटर। क्या कहते हैं, कॉल सेंटर। ये कॉल सेंटर बच्चों छोटे शहरों में भी अब आजकल तो विकसित हो रहे हैं, लेकिन जितने महानगर होते हैं उनमें इनकी संख्या ज़्यादा होती है। अब कॉल सेंटर होते क्या हैं, यहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं, उनसे उनको कैसे आमदनी मिलती है, उसके बारे में हम देखते हैं। यानी कि ये भी हमारे आजीविका के तहत ही आता है कि शहरों के जो बड़े महानगर हैं उनमें कॉल सेंटर के माध्यम से बहुत सारे लोग रोजगार प्राप्त करते हैं और आमदनी कमाते हैं। अब ये क्या होते हैं भाई, महानगरों में कॉल सेंटर काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र हो रहा है। इसमें उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं और बैंक, फोन आदि जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। इसमें ध्यान से समझने की जरूरत है। उपभोक्ता कौन होते हैं, जो भी चीज़ों का
उपयोग करते हैं। मान लो आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आप उपभोक्ता हो। तो कुछ लोग होते हैं टीवी खरीद लेते हैं, फ्रिज खरीद लेते हैं, एलईडी खरीद लेते हैं, कूलर खरीद लेते हैं, बड़ी बड़ी सामग्री जो होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, वो खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद में मान लो उस सुविधा में कोई कमी आ जाए, मान लो जो चीज़ आपने खरीदी वो ख़राब हो गई, तो हम फिर कंपनी को फ़ोन करते हैं। ठीक है, करते होंगे ना, आप भी करते होंगे। साथ में अगर हमने बैंक से पैसे लिए हैं और बैंक से हमें लोन चाहिए तो भी हम बैंक में फ़ोन करते हैं। अगर हमने फ़ोन ख़रीदा है, हमारे फ़ोन में कोई कमी आ गई, कुछ फंक्शन काम नहीं करते, तो भी हम फ़ोन करते हैं कंपनी वालों को। ठीक है, तो जो फ़ोन करते हैं वो हमारे फ़ोन उठाते हैं, फिर हमारी जो भी समस्या होती है उसको सुलझाते हैं। तो वो लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं बच्चों कॉल सेंटर में काम करने वाले। तो कॉल सेंटर किसे कहते हैं, इसके लिए आपको ये अर्थ समझना है। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर होता है, एक दफ्तर होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, जहाँ पर एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। यहाँ आप जो चित्र देख रहे हो वो देख रहे हो, इसमें क्या होता है, जब भी आप फ़ोन करते हो इनके सामने कंप्यूटर के ऊपर आपका नंबर आ जाता है, आपकी पूरी डिटेल आ जाती है और ये आपसे बात करते हैं। बात करते करते ये आपकी समस्या का समाधान करते हैं। अगर आपने कभी ऐसा हुआ हो कि आपके फ़ोन में कोई दिक्कत आ रही हो तो आपने कंपनी में फ़ोन किया हो, तो आपकी सुविधा को वो तुरंत प्रभाव से क्या कर देता है, सुलझा देता है। ठीक है, तो इसके लिए कार्य करते हैं। इसमें कॉल सेंटर में एक हॉल नुमा कमरा होता है, उसमें कंप्यूटर लगे होते हैं, टेलीफोन लगे होते हैं, हेडफोन लगे होते हैं और स्पीकर लगे होते हैं, और ये सभी लोग एक कतार में बैठकर अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। यहाँ पे ये जो चित्र देख रहे हो ये बच्चों कॉल सेंटर का है। इसके अलावा भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। लगातार भारत के शहरों में कॉल सेंटर का व्यवसाय, कॉल सेंटर का रोजगार लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियों के लिए कॉल सेंटर काम करते हैं, बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण यह है कि यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन में मिल जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि विदेशी कंपनियां भारत में कॉल सेंटर क्यों खोलना चाहती हैं, तो उसके लिए हमें उत्तर क्या देना है कि यहाँ पर कम वेतन के अंदर अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले लोग मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि विदेशों के अंदर जो भी सामान की जो भी समस्याएं होंगी वो अंग्रेजी बोलने वाले लोग ही होते हैं, इसलिए अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति चाहिए होता है। तो भारत में ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं, तो इसलिए इन लोगों को आसानी से भारत में कॉल सेंटर खोलने के लिए सुविधा प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे महानगरों में कॉल सेंटर के माध्यम से भी आजीविका चलाई जाती है। तो बच्चों ये पूरा अध्याय जो हमने देखा पढ़ा, उसमें हमने ये जाना कि शहरों में कुछ लोग सड़कों पे काम करके आमदनी कमाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दुकानें चलाते हैं, कुछ लोग बाज़ारों में दुकानें चलाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शोरूम या फिर शॉपिंग मॉल चलाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दफ्तरों में काम करते हैं, और इसके अलावा कॉल सेंटर पे भी बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे शहर के जो भी मुख्य मुख्य व्यवसाय थे, मुख्य मुख्य आमदनी के स्रोत थे, उनके बारे में जिक्र कर लिया है। तो ये हमारा पूरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। इसके अगले भाग में हम इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।